HRM से बहुत अलग होता है। एग्जामिनर आपकी इन्हीं लाइन को खोजता है जब भी वो आपको स्टाफिंग का क्वेश्चन देता है। ये लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यही है कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया जाता है, कॉन्टैक्ट किया जाता है लेबरर्स को, ताकि वो वेज अर्नर्स को प्रोवाइड कर सके। सेल्स एम्प्लॉय मूव टू मार्केटिंग, नो पे चेंज, ये क्या है? ट्रांसफर। हेलो डियर बच्चा लोग, तो आज इस सेशन में इन कंटिन्यूएशन ऑफ मास्टर रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडीज, जहां हमने अभी तक वन शॉट कंप्लीट किए हैं बुक 1 के चैप्टर्स। सो बुक 1 के ही सीरीज में आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अनदर चैप्टर, जहां हम करेंगे रिवीजन, साथ में स्टाफिंग। तो अगर आपने वन शॉट सीरीज को देख लिया तो आपके रिवीजन का शॉर्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमने काफी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, विच इज स्टाफिंग। सो स्टाफिंग क्या है, किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इससे आपके किस तरह से केसेस बन सकते हैं, किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कैसे लिखना है। देखो, कहने को तो कहा जाए ये 5 चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत इजी है, बट फिर अंडररेटेड है बहुत। इन्हें बच्चे बहुत लास्ट मिनट देख रहे हैं, जो कि वही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि यहां से तो आराम से अगर इन सभी सीरीज चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाए, इनको अगर समझा जाए, विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑल दीज चैप्टर्स आपको अच्छे खासे 30 के प्लस आपको मार्क्स दिलाने लायक हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करना तो बहुत जरूरी है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर एंड समझते हैं कि स्टाफिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। तो वी विल बिगिन द चैप्टर। हम चैप्टर कोर से पढ़ेंगे, कोर से समझेंगे, वहां हम बेसिक भी कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड जो एग्जाम से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं स्टाफिंग। तो बेसिकली बच्चा लोग, ये जो चैप्टर है ना, ये एग्जामिनर के लिए भी एक फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट चैप्टर है। यहां से केस बेस्ड एंड फैक्चुअल क्वेश्चन एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आंसर बहुत बनते हैं। इस चैप्टर को अक्सर आप लोग थोड़ा इसे अंडररेट भी करते हो, मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर है। सब सोचते हैं तो HR से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, तो बहुत आसान है, बट यहां पे भी लॉजिक वर्क करता है। इट्स अ गेम चेंजर ऑन पार्ट ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो यहां पे जो बात होती है वो लॉजिक के बेस पे होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें देखना होता है कॉम्पिटेंसी, स्किल्स, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। लोगों को असाइन करना है, लोगों को हायर करना है, सिलेक्ट करना है, आगे उन्हें काम असाइन करना है। एक तरह से हम देखें तो हमें यहाँ पे डीलिंग तो करनी है, बट स्टाफिंग HRM से बहुत अलग होता है। एग्जामिनर आपकी इन्हीं लाइन को खोजता है जब भी वो आपको स्टाफिंग का क्वेश्चन देता है। जब वो आपको स्टाफिंग का क्वेश्चन दे रहा है, वो ढूंढ रहा है कि क्या आप भी इसे बाकियों की तरह HR से रिलेट करते हो, HRM से करते हो, या फिर इसी को HRM कह रहे हो। वो आपके लॉजिक को, वो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। समझ रहे हो? सो हियर ही एक्चुअली वांट्स टू चेक व्हाट यू एक्चुअली नो अबाउट स्टाफिंग। सो दैट्स व्हाट Here I am going to do. मैं यहाँ पे आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाफिंग समझाऊंगी, ताकि जब आप आंसर लिखें तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के लॉजिक से वहां पे आंसर मेंशन करके आओगे। ठीक है, जो पॉइंट्स बनाओगे वो लॉजिकल होंगे, जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा करेंगे। ठीक है, केसेस किस तरह से बन सकते हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें। तो ये चैप्टर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी। वेटेज में यहां हम देख सकते हैं कि यहां चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट हम बात करें अगर आपने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया तो इट इज गुड फॉर यू, आप गुड टू गो हैं। तो डरना नहीं है,
सारी चीज़ों को कामली समझते जाइए। बिजनेस स्टडीज़ में अक्सर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, लॉजिक को समझते नहीं है, चीज़ों को इन डेप्थ में जानते नहीं है, एंड इम्पैक्ट यही होता है कि जब वहाँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एंड चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो लॉजिक अंडरस्टैंडिंग लैक की वजह से मार्क्स जाते हैं कट। तो अभी भी अगर इन सभी चैप्टर्स को कर रहे हो इग्नोर, सोच रहे हो इसमें है ही क्या, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब क्या ही चैप्टर है, इजी तो है, ऊपर देख लेंगे, तो गलती कर रहे हो, मार्क्स जाएंगे कट। तो मार्क्स अगर कटने से बचाने हैं, अच्छे मार्क्स की तरफ ध्यान देना है, तो इन चैप्टर्स के पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक समझना जरूरी है। ये सारे चैप्टर्स मिलके कम से कम आपको दिलाएंगे 20-30 मार्क्स। यस, तो इन सभी चैप्टर्स को आपस में जब समझोगे तो इनसे मिलती जुलती जब एक केस स्टडी सिंगल भी आ जाएगी तो आप आसानी से कर लोगे। तो लॉजिक रखो स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग रखो इन डेप्थ इन सभी चैप्टर की, तभी आपके मार्क्स आगे बनेंगे। ठीक है, तो तैयारी करनी है बट पूरी करनी है, अधूरी तैयारी के साथ हम जंग पे नहीं जाएंगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है? एक ऐसा एसेट है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो रोज दरवाजे से ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और रोज उसी दरवाजे से ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है। ऐसा कौन सा एसेट है? एसेट के नाम पे आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जब भी मैं एसेट कह रही हूं तो कुछ बच्चे यहाँ पे नाम क्या ले रहे हैं? मैम मशीन होगी, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी एंड फर्नीचर, ये सब जो चीजें ओन करते हैं, क्या सिर्फ यही एसेट है? एक ऐसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है जिसको हम हमारे जबान पे आता ही नहीं है। सबसे पहले उसी एसेट से कंपनियां बनती और बिगड़ती हैं। वो एसेट में अगर कमी है, उन एसेट्स का अगर ध्यान नहीं रखा तो जल्द ही कंपनी का डाउनफॉल भी आ जाता है। ये एसेट चलते फिरते लोग हैं। ये मैंने अभी क्या बोला? लोग। ये लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यही है कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। एंड एग्जामिनर भी आपके आंसर में ये लाइन ढूंढ रहा है कि कहीं तो कह दो कि लोग एसेट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो ये लाइन सर्च करते हैं, क्या कहीं मेंशन किया है? पता है, कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं, की लाइंस ढूंढने जाते हैं, स्टेटमेंट ढूंढने जाते हैं कि आपने मेंशन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सो बस इन्हीं कुछ स्टेटमेंट को देख के एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपके आंसर का फ्लो सही जा रहा है कि खराब जा रहा है। ठीक है, सो अपने मार्क्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इन स्टेटमेंट का यूज बहुत अच्छे से करना है, इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टाफिंग में हम किस चीजों का ध्यान रखते हैं, ये आपकी वन ऑफ दी गुड डेफिनेशन है जो आप कोट करके आ सकते हो। देयर इज एन एसेट जो रोज सुबह ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे से आ रहा है और जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को इसी बात का ध्यान रखना है कि जब वो उस दरवाजे से जा रहा है तो वो अगले दिन उसी दरवाजे से वापस भी आए। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मेन पर्पस। ठीक है, सो उन्हें उस लेवल पे उनको खुश रखना है एंड ये चीज इंश्योर करनी है। द एसेट विच इज वॉकिंग आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर कि वो कल की सुबह को उसी दरवाजे से काम करने वापस भी आए। ठीक है, तो ये था नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट विच इज द इन्फोसिस के हैं जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ये मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन का एंड स्टाफिंग इसी से रिलेटेड है, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अगर हम अपने काम में खुश नहीं हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, या फिर हम ऐसे देख रहे हैं कि काम की क्वालिटी हमें डिग्रेड करने को कहा जा रहा है, या फिर हमें ऐसे काम कराया जा रहा है बिकॉज ऑफ द बर्डन वी आर नॉट एबल टू डिलीवर द राइट क्वालिटी ऑफ वर्क, उस केस में कुछ एम्प्लॉय खुद ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको सोचने का समय नहीं दिया जा रहा, समझने का समय नहीं दिया जा रहा, उनको राइट डायरेक्शन टू दी वर्क काम करने का नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से, जिस अच्छी क्वालिटी के साथ वो काम कर सकते हैं, वो अगर नहीं कर पा रहे तो ये वन ऑफ द रीजन होता है जॉब छोड़ने का। आज के एम्प्लॉयज अब देखते हैं कि उनके ऊपर ओवरबर्डन है, वो जिस काम को एक अच्छे लेवल की क्वालिटी से कर सकते हैं जब वो नहीं कर पाते हैं, तो इस फ्रस्ट्रेशन में, इस चीज में, मतलब जब देख रहे हैं कि कंपनी उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स को समझ नहीं पा रही होती है, वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट होता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हर पर्सन से हर काम नहीं कराया जा सकता, जिसमें वो स्किलफाइड है, नॉलेज बेस्ड है उसका, वही काम उससे आप करवा सकते हो।
अब अगर मुझे एडिटिंग का काम दे दिया जाए, तो ऐप डेवलप करने का काम दे दिया जाए, तो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये मेरा काम है ही नहीं। आई एम गुड इन टीचिंग, मैं टीच कर सकती हूँ, मुझ में यानी जितनी स्किल्स गेन करी है वो मैंने टीचिंग में करी है, सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी कॉमर्स की, ठीक है। सो आई वांट जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब लेवल ऑफ दिस सिनेरियो ओनली, मतलब मुझे जॉब इस सेगमेंट में ही चाहिए, ठीक। मैं किसी और डोमेन में, किसी और सेगमेंट में जॉब कैसे करूं, मेरा जब वहां ना स्किल सेट है, ना नॉलेज सेट है, ना एक्सपीरियंस है, या तो मैं सीखूं अलग से, फिर मैं उसके लिए अप्लाई करें। बट फिर इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ करेगी, है ना, बिना मेरे स्किल्स को जाने, बिना मेरी नॉलेज हुए मुझे कहीं भी असाइन कर देना। हियर कम्स इन द पिक्चर स्टाफिंग। स्टाफिंग अगर हम देखें इज द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये फीचर है इंपॉर्टेंट, जो कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में बहुत मदद करती है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं इंश्योर कर पा रही है कि उसके साथ के काम करने वाले लोग खुश रहे और आए दिन आगे आने वाले समय में भी उन्हीं के साथ काम करें, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे लेवल पे फेल हो रही है, बहुत बड़े स्तर पे फेल हो रही है, ठीक है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जो लोग उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, आइडिया जनरेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आगे की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी उनके बारे में सोचे, ठीक है। सो दे शुड असाइन द राइट वर्क टू द राइट पीपल, ठीक है। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन दैट यू कैन कोट रिगार्डिंग द स्टाफिंग। ये डेफिनेशन आप सीबीएसई एग्जाम में कोट कर सकते हो। देखो, डेफिनेशंस अगर अच्छे से आपने कोट नहीं करी एग्जाम में रिगार्डिंग एक्सप्लेनिंग दी सर्टेन पर्टिकुलर क्वेश्चन और द थिंग, अगर आपने किसी चीज के बारे में बताने के लिए डेफिनेशंस का यूज नहीं किया ना, तो आपके मार्क्स यहीं पे कटते हैं। तो अपने मार्क्स को बचाने हैं तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कर लो अभी से हाईलाइट, उनको कर लो अभी से याद, उन्हें कुछ इस तरह से याद रखो अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपको उसे रटना ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आप। तो डेफिनेशंस, हेडिंग्स, पॉइंटर्स, ये इस तरह से मैं आपको इसलिए रिवीजन करा रही हूं ताकि आप भी इसी तरह से लिख कर आओ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना डेफिनेशन कोड किए, बिना हेडिंग्स कोड किए, बिना पॉइंटर्स कोड किए, अगर आपको लग रहा है कहीं डायग्राम, फ्लो चार्ट बन सकता है, प्लीज डू इट, क्योंकि ये आपके एक राइट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सो यस, ये आपकी एग्जाम फ्रेंडली डेफिनेशन है जिसको आप स्टाफिंग को समझाते समय यूज कर सकते हो। डेफिनेशंस, हेडिंग्स, पॉइंटर्स, ये मेन एसेंशियल है। सिर्फ पढ़ के चले जाना और वहां पे पैराग्राफ में आंसर बहुत सारा लिख देना इज नॉट इनफ। अगर सोच रहे हो बिजनेस स्टडीज में सिर्फ आंसर लिख के चले आओगे तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन है आपके लिए एग्जाम फ्रेंडली, जिसमें मैंने आपके लिए एग्जाम कीवर्ड भी हाईलाइट किए हैं, जिनको आप स्पेसिफिक आप जोर दे सकते हो अपना आंसर एक्सप्लेन करते समय, ठीक है। चलो डेफिनेशन समझते हैं ताकि रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टाफिंग क्या है, देखो स्टाफिंग का मेन पर्पस तो यही है, पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब। यस, सही इंसान को सही काम देना। अब ये तो हमें पता है, मैंने आपको हिंदी में बहुत आसानी से बता दिया है, सही इंसान को सही काम दो, बट एग्जामिनर जो ढूंढेगा वो प्रोफेशनल लैंग्वेज ढूंढेगा। वो चाहेगा कि आप लिखो पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब, ये वो लाइन ढूंढेगा कि आपके स्टाफिंग का जब आप आंसर एक्सप्लेन करोगे तो ही विल बी सर्चिंग फॉर दिस लाइन, समझे आप, ठीक है। अब ये इसका कोर फंक्शन क्या होता है, इसका कोर फंक्शन होता है कि ये प्लान आउट करना, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट प्लान आउट करना, उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट इंश्योर करना, प्रमोशन इंश्योर करना, कंपनसेशन देना एंड अप्रीजल देना। तो बेसिकली ओवरऑल स्टाफिंग वर्क्स ऑन आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द वर्कफोर्स, की मतलब कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, फिर आइडेंटिफाई करना कि कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग राइट रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन करना, एंड देन ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखना कि हाँ हमने जो भी जॉब फिलिंग है वो फिलअप कर दिया। तो बेसिकली स्टाफिंग का काम क्या है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स उसे फिलअप करना। ये जो गैप्स आ रहे हैं, ये जो रिक्वायरमेंट आ रही है ह्यूमन रिसोर्स की, इसे फुलफिल करना ही स्टाफिंग कहते हैं, ठीक है। सो आई होप यहां से क्लियर होगा। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं।
वाई स्टाफिंग इज क्रिटिकल। अब देखो ये है एग्जामिनर का फेवरेट सेगमेंट, जहां से वो जानना चाहता है कि आप क्यों मानते हैं कि स्टाफिंग जरूरी है। बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज नीडेड, इन सभी का आंसर इन पॉइंट्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलो वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले स्टाफिंग हमें मदद करती है कंपीटेंट पर्सोनल को प्रोवाइड करने में टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द जॉब। So basically it helps in discovering and obtaining the best talent. Yes, स्टाफिंग प्रोसेस का काम ही यही है कि वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करना फॉर द जॉब रोल्स, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट स्किल पर्सन ढूंढना एंड ऑब्टेन करना एंड उनको हायर करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो जबरदस्त होगा वही काम करेगा। इसका मतलब जिसके पास स्किल है उस काम को पूरा करने के लिए, जिसके पास नॉलेज है उस काम को जस्टिफाई करने के लिए, वही हायर होगा उस काम के लिए। कॉम्पिटेंट पर्सोनल कहते हैं इसे। ठीक है, द बेस्ट टैलेंट फॉर डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस देखी जाती है, मतलब राइट पर्सन आप राइट इंसान को दे रहे हो, राइट जॉब, राइट पर्सन को राइट जॉब दे रहे हो। इसका मतलब ये है, एक उसमें ट्विस्ट हो गया था, राइट पर्सन ऑन दी राइट जॉब का मतलब है कि परफॉर्मेंस हमेशा हाई रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या होगा, हम देखें अगर इंसान अपने काम में खुश है, जो उसे आता है, जिसमें वो स्किलफाइड है, जिसमें उसमें नॉलेज है, और उसको वही काम दिया जा रहा है, उसमें उसको वही चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, तो वो उन चैलेंजेस को हैप्पीली फेस भी करेगा, उन्हें टैकल भी करेगा और उनसे डील भी करेगा। इससे जो उसकी परफॉर्मेंस होती है इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो भी हाई रहती है। तो स्टाफिंग इंश्योर करती है गुड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कोशिश करती है कि उनको वही काम दे जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसमें वो उनको काम करना पसंद है। ऐसा नहीं ना नॉलेज है ना स्किल वगैरह, अरे ये तो मुझे दे दो मैं कर लूँ, ऐसा नहीं होता। अब मैं कल को कहूँ ला कोड दो मैं बना देती हूँ, अब मुझे तो आता ही नहीं है, तो मैनेजमेंट खुद ही कहे कि नहीं नहीं, ना आपकी स्किल है ना नॉलेज है, आप मत करिए, आप जो करती हैं अच्छा आप वही करिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ नहीं मुझे तो कोडिंग करनी है, अब मेरे लिए सही तरीका क्या होगा कोडिंग में जाने का, मुझे सबसे पहले उसके रिगार्डिंग नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, नॉलेज के बाद स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल के बाद मुझे अपने आप को उसमें कंपीटेंट प्रूफ करना पड़ेगा। जब मैं कंपीटेंट हो जाऊंगी तब मुझे उस जॉब के लायक समझा जाएगा और तब मुझे उस तरह के जॉब रूल्स दिए जाएंगे। समझे आप? चलो नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। स्टाफिंग इंश्योर करती है कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, सक्सेस बनी रहनी चाहिए, जो प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, सक्सेशन प्लानिंग है, वो इंश्योर रहे। कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर रहेगी? अगर एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, अगर उनको सही काम असाइंड होता रहेगा, अगर उनको स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाफ किया जाएगा, अगर उन्हें काम उनके नॉलेज बेस पे दिया जाएगा, उनसे अननेसेसरी वर्कफोर्स नहीं कराया जाएगा, अंडर ओवरलोड नहीं होंगे, वर्कलोड नहीं होगा ज्यादा जब। ठीक है, ये इंश्योर करना कि हर इंसान के पास मतलब भर का काम हो एंड एक ही इंसान से सारे काम ना करवाए जा रहे हो, ये आता है स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। स्टाफिंग ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी वर्कफोर्स अंडर यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, अंडर यूटिलाइज एंड ओवर यूटिलाइज भी नहीं होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति से कम ना काम कराया जा रहा हो और किसी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा ना कराया जा रहा हो। वर्क टास्क शुड बी असाइंड वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बटे होने चाहिए, ताकि कोई भी एक पर्सन ये ना कहे कि अरे मेरे पास तो बहुत है, मैं बाकी चीजों के सोचने का समय ही नहीं है, एंड दैट पर्सन इज ओवर, मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा दे दिया जाता है, देन उस केस में वो पर्सन हो सकता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक दिन छोड़ दे। ये सारी चीजें मैनेजमेंट को समझनी चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड टाइम में रिक्वायर्ड काम करने के लिए ही दिया गया है, कभी कभी हो सकती है पर हमेशा ये सिचुएशन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, चलो जॉब सेटिस्फैक्शन। हमेशा स्टाफिंग के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जो राइट पर्सन राइट जॉब पे असाइन किया गया है उसको फेयर रेम्युनरेशन मिले। अगर आपको अपने काम की सही कीमत नहीं मिलती है, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अब जैसे मैं आपको कोई काम करने को कहूं, उसके लिए मैंने रिवॉर्ड सेट किया था, अब वो आपको दिया ही ना जाए, आप वो काम तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको लगेगा रिवॉर्ड सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अभी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, एग्जाम के लिए इतनी मेहनत क्यों चल रही है, ताकि आप जो आगे एग्जाम में मार्क्स हैं वो अच्छे ला सके। रिवॉर्ड क्या है? गुड मार्क्स इज योर रिवॉर्ड।
इसी तरह एम्प्लॉयज को भी फेयर रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनके काम के लिए। जब रिवॉर्ड कम, मेहनत ज्यादा होती है, तब उस समय उससे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन कहीं नहीं होता। ठीक है, सो दैट्स व्हाट शुड बी मैच्ड, the level of hard work and the level of work, the workload, the work performance should be matched by the fair reward. ठीक है, ओके। नाउ एक कंपनी है, हाई लेबर कॉस्ट थी बट लो आउटपुट था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये था ओवर मैनिंग। मतलब हाई लेबर कॉस्ट का मतलब है ज्यादा लोगों को काम पे लगा रखा था और प्रोडक्शन जो कर रहे थे बहुत कम कर रहे थे। तो ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, दिस सिग्निफाई ओवर स्टाफिंग। ठीक है, इन्होंने ज्यादा स्टाफ रखा है, पुअर स्टाफिंग कर रखी है, ओवर मैनिंग कर रखी है, ज्यादा लोगों को बेवजह हायर कर रखा है और सही से वर्क काम भी नहीं डिवाइड कर रखा है। दैट्स व्हाट हैपन। ठीक है, तो स्टाफिंग में हमें देखना है काम कितना है और कितने लोगों की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई स्टाफिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, फिर काम डिवाइड तो हम ऑर्गेनाइजिंग में कर ही लेते हैं। चलो, अब स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स को एक ही माना जाता है, क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है? ठीक है, सो यहां ध्यान देना है, ये है एग्जामिनर का ट्रैप। वो देखना चाहते हैं कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही समझते हैं। तो देखो ध्यान से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और स्टाफिंग उसका एक पार्ट है। ठीक है, सो अगर हम बात करें, ये जो एग्जामिनर का ट्रैप है, आप कभी भी इसको एक जैसा नहीं कहोगे। इट इज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मच वाइडर इन स्कोप as compared to staffing. It actually comes under this. It doesn't come under it. And ये दोनों सेम भी नहीं है, ये एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, सो अगर हम बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड करता है बड़े सेगमेंट्स, जैसे कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर इंक्लूड करता है, जो कि इंश्योर करता है कि ओनर एंड वर्कर का प्रॉपर वेलफेयर इंश्योर करना, एक्सप्लॉयटेशन किसी के पार्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक, रूल्स रेगुलेशन ये सब डेवलप करना इनका काम है। ठीक है, हायरिंग, रिप्लेसमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स का काम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करे, वो प्लान आउट करे, वैल्यूएबल रिसोर्सेज को उनके फेयर रिटर्न दिलवाए, उनको प्रमोशन करे, ये सारी चीजें भी आती हैं। रूल्स रेगुलेशन पे काम करना, पॉलिसी पे काम करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आती है। एंड इसमें ये जो स्टाफिंग का बस कुछ रोल आता है। ठीक है, सो एचआरएम ज्यादा बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैनेजमेंट रिलेशन, लॉ सूट एंड सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, सो इट्स अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन दी स्टाफिंग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस बाकी सभी प्रोसेस में से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक यही है। किसी भी, जितने भी अभी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसमें से एक का तो प्रोसेस आना तय है, चाहे वो कंट्रोलिंग का हो, चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे वो स्टाफिंग का हो। तो ये सारे प्रोसेस जरूर से देख के जाने हैं, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, चलो ये सारे अगर स्टेप्स इंश्योर कर लिए तो समझ लो एक तरह से मार्क्स इंश्योर कर लिए, तो ये तो करना ही करना है। ठीक है, चलो देखते हैं स्टेप 1। सबसे पहले स्टाफिंग शुरू कहां से होती है, स्टाफिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कहां से हो रही है। So it is getting started from estimating the manpower requirement. सबसे पहले हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं स्टाफिंग में what workload is, मतलब हमें कितने काम के लिए चाहिए। ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है एंड फिर देखा जाता है हमारे पास कितना वर्कफोर्स है एंड कितने की हमें रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर? सो जैसे आपके घर में शादी है किसी की, ठीक है, तो काम करने के लिए बाहर से कितने वर्कर आ रहे हैं, कितने भाई बहनों को वर्कर बनाना है कि उनसे कुछ कुछ काम करवाया जाएगा। बाहर के जितने भी परचेजिंग है भाई लोग कर लेंगे, बहनों को काम है कि घर में जितनी भी सजावट है वो सब वो काम कर ले, और फिर जो थोड़े ज्यादा लेबर रिलेटेड वर्क है उसके लिए वर्कर बुला लिया जाएगा। तो इन सब से मिला के तब जाके एक घर में शादी हो पाती है। तो सोचो बिजनेस में तो इतने बड़े बड़े काम है, वहां पे कैसे होता होगा। तो वहां पे भी टाइम टाइम पे मैन पावर एस्टिमेशन करा जाता है, इसे कहते हैं मैन पावर एस्टिमेशन।
जहां पे वर्कलोड एस्टिमेशन किया जाता है, एनालिसिस की जाती है कि हमें कितने वर्कफोर्स की जरूरत है, कितना वर्कफोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, क्या वो उस नेचर का जो वर्क नया आइडेंटिफाई हुआ है उस नेचर के वर्कर हमारे पास है, नहीं है तो हायरिंग कैसे करनी है, कब कितने लोगों की करनी है, क्या स्किल सेट होगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, ये सब कुछ। ठीक है, जब ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, एस्टिमेट हो जाती हैं, तब जाके रिक्रूटमेंट एक्टिविटी पे काम किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जैसे कंपनी को 10 एक्स्ट्रा क्लर्क्स चाहिए थे, तो उन्होंने एनालिसिस किया कि अभी कितने क्लर्क हैं, उनसे क्या काम हो रहा है, वो कहाँ कहाँ बिजी हैं। ये सारा एनालिसिस करने के बाद देखा जाता है कि जो वर्क नीड आई है, ये जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट आई है, किस बेसिस पे आई है, फिर इसको देखते हुए हायरिंग करी जाएगी, तब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होएगा। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट में सबसे पहले लोगों को कोशिश करी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा कि वो वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। ठीक है, सो इंड्यूस किया जाएगा पीपल को सो दैट दे कैन अप्लाई, दे अप्लाई फॉर द जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्टाफिंग मैनेजर का काम ये होता है कि उसे वैकेंसी कुछ इस तरीके से हर जगह निकालनी है सो दैट ही गेट्स द एप्लीकेशन, ताकि उसे एप्लीकेशन मिल सके, ताकि उसे मिल सके कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, क्लियर? ओके, स्टाफिंग के बाद होता है सिलेक्शन। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो नेगेटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? द सिलेक्शन प्रोसेस इज नेगेटिव प्रोसेस। क्यों पॉजिटिव नहीं है? क्योंकि यहां पे रिक्रूटमेंट में जितने भी एप्लीकेशन आते हैं सब नहीं सिलेक्ट होते, उसमें से देखा जाता है कौन सूटेबल है एग्जिस्टिंग वर्क के लिए। ठीक है, स्किल्स टेस्ट की जाती हैं, नॉलेज मैच करी जाती है, उसके बाद ही सिलेक्शन किया जाता है। तो जितने भी अनडिजर्विंग एप्लीकेशन होती है उनको रिजेक्ट किया जाता है, इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव कहा गया है, नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन हम चुनते हैं, जो हमें लगता है काम करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो रिजेक्शन ऑफ अनसूटेबल यहां पे होता है, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। समझ गए आप? चलो, नेक्स्ट है स्टाफिंग प्रोसेस में प्लेसमेंट। एक बार जैसे सिलेक्शन हो गया, लोगों को चुन लिया, आपने वर्कलोड एनालाइज किया, आपने देखा कि जॉब वैकेंसी की जरूरत है, लोगों को हायर करने की नीड है, आपने रिक्रूटमेंट एक्टिविटी करी, लोगों ने आपके पास एप्लीकेशन भेजी, उसमें से आपने कुछ लोगों को चुना। अब आप उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कराओगे, उनको उनकी पोस्ट, जॉब, ये सब चीज डेजिग्नेशन समझाओगे, इसके साथ साथ आप उन्हें सोशलाइज कराओगे। ऐसे ही नहीं छोड़ देना, अच्छा आगे जाइए आप बैठ के काम करिए, नहीं, सबसे पहले उनको आने वाले दिनों में उनको यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन से सोशलाइज कराना है, बताना है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन से लोग हैं, रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा, टीम में कौन कौन लोग हैं, ये इंडक्शन एक्टिविटी करानी है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल क्या है, वर्किंग क्या है, वो किस लिए हायर किए गए हैं, ये सारी चीजें डिटेल में उनको समझानी है। इसे कहते हैं इंडक्शन एक्टिविटी। क्या कहते हैं? इंडक्शन, जहां पे हम उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कराते हैं। ठीक है, यहां हम समझाते हैं उन्हें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, टॉप मैनेजमेंट में ये इन्फॉर्म किया जाता है कि वो मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलवाया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर देखा जाता है डज दिट रिक्वायर सम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू बी मोर, कह सकते हैं ज्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रूव करने के लिए ऑन द रोल पार्ट। ठीक, सो स्किल वर्सेस करियर ग्रोथ यहाँ पे होता है। ठीक, इसका मतलब स्किल सेट आपको यहाँ पे इंप्रूव कराया जाता है ताकि आप मोर सूटेबल प्रूफ हो उस पर्टिकुलर रोल के लिए। एंड अगर देयर इज सर्टेन थिंग्स, मशीन्स अलग हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, उसके रिगार्डिंग बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलपमेंट आपका कराया जाएगा ताकि आपका करियर ग्रोथ इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर हो सके। फिर आपकी परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है, इवैल्यूएशन होता है, स्टैंडर्ड सेट है कि आपसे क्या क्या काम एक्सपेक्टेड है, फिर उसके अगेंस्ट में आपकी परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है। देन उसी को ध्यान में रखते हुए आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, आपको फेयर वेजेस दिए जाते हैं।
ठीक है। फेयर वेजेस आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, आप जो भी एक्चुअल परफॉर्म करोगे, आप जब भी हायर कहीं होते हो आपसे एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी जाती है, देन उसके बेसिस पे आपका रिवॉर्ड सिस्टम डिसाइड किया जाता है एंड इसके अगेंस्ट मेजर किया जाता है ऑल दी स्टैंडर्ड विच आर सेट। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन। कोशिश यही करी जाती है कि वंस दी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय सेटल हो जाता है, उसको साल हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पे प्रमोशन एज अ रिवॉर्ड सर्व किया जाता है कि ये उसको फील हो कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर रहा है, वो एक ही जगह स्टक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्ट। ठीक है, जब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाती है बट अलॉन्ग विद दी पे एंड ओवरऑल हम देखे जाए तो उसको करंट रोल में से एक हायर रोल दिया जाता है। ठीक है, जहां से वो ऑपरेट करता है। फिर कंपनसेशन देखा जाता है, इट कैन बी टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन भी डिसाइड होता है विच इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर कि आपके साथ साथ यहां देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ देखा जाता है कि एम्प्लॉय भी ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करी उन्हीं को फायदा हो रहा है बट एम्प्लॉय के पेचेक में तो कुछ नहीं बढ़ रहा, अगर ऐसा है कि एम्प्लॉय के पेचेक में कुछ नहीं बढ़ रहा तो भाई वो डिमोटिवेट हो जाएगा। उसे टाइम टाइम पे इंक्रीमेंट चाहिए, उसे बोनस चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स का पार्ट बनना है, इससे उसे बिलोंगिंग फील होती है, वो और मेहनत से काम करेगा। अगर उसे लग रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है तो उससे मुझे भी बेनिफिट है, मेरा भी ग्रोथ यहाँ पे इंश्योर हो रहा है, तब वो आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए जान लगा के काम करता है क्योंकि उसे इसमें भी अपना फायदा दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे और एम्प्लॉय की कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ठीक है, नाउ रिक्रूटमेंट की मैंने बात करी थी, ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको करना है हाईलाइट। 5 गोल्डन पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसको रखना है ध्यान। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होते हैं, ठीक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सोर्सेस क्या क्या है, सोर्सेस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रखना है इसको ज्यादा ध्यान क्योंकि यहां से बन सकते हैं क्वेश्चन ज्यादा एंड केस बेस्ड भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो देखो केस बेस्ड तो आपको ओवरऑल बिजनेस स्टडीज ही है पर कुछ क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव पूछे गए हैं, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो रिक्रूटमेंट में इंटरनल सोर्सेस हो सकते हैं, जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारे पास सोर्सेस होते हैं कि जब भी ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिजनेस है, उसमें कोई जॉब वैकेंसी है या फिर हम कह सकते हैं वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये वर्कफोर्स 2 तरीके से फुल किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको अगर हम प्रमोट कर दें तो ठीक है, तो हम इंटरनल सोर्स यूज कर सकते हैं, या अगर हमें टाइम बचाना है तो हम बाहर से ला सकते हैं तुरंत। ठीक है, उसी लेवल का इंसान ढूंढ के, वही सारे स्किल सेट ढूंढ के हम उसे भी हायर कर सकते हैं। तो ये कुछ 2 तरीके हैं जिनसे आप रिक्रूटमेंट, जो आपके यहाँ जॉब पोजीशन वेकेंट हुई है या जो वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसे कुछ इस तरीके से फिल किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है ट्रांसफर। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मतलब आपके स्टेटस में, आपके सैलरी में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको फिल कर दी जाती है शॉर्टेज फ्रॉम दी ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट टू दी अंडर स्टाफ। अक्सर ये देखा जाता है, ये तब किया जाता है जब ये देखा जाए कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वहां पे ओवर स्टाफिंग हो रखी है। अगर ओवर स्टाफिंग हो रखी है, ठीक है, तो उस केस में कोशिश ये की जाती है उस ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से उस इंसान को निकाल के किसी दूसरे सिमिलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए विच इज अंडर स्टाफ। जैसे डिवीजन से, ठीक है, एक डिवीजन में देखा गया मार्केटिंग बहुत लोग थे, तो उसमें उसको पूछा गया कि क्या आप इस डिवीजन में काम कर पाएंगे, तो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर हो गया। सैलरी उतनी, वर्क स्टेटस में वही है, ठीक है, एंड वर्क प्रोफाइल वही होगी, बस थोड़ा सा प्रोडक्ट डीलिंग अलग होगी। ठीक, तो ना सैलरी बढ़ती है ना स्टेटस चेंज होता है, एंड इस केस में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज को फिल किया जाता है फ्रॉम दी ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट टू दी अंडर स्टाफ। ठीक है, ये तो होता है ट्रांसफर। अभी क्या है, एक ही लेवल पे मूव हो रहा है, ठीक है, एक ही, मतलब आपको सेम डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, सेम नेचर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, एंड आपका वर्क रोल वही है, स्टेटस भी वही है, एंड आपका ना कोई सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब चीजें ऐसे क्या चल रही हैं, फ्लैट चल रही हैं। दिस इज कॉल्ड
हॉरिजॉन्टल। ये बेटा पूछा भी जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है रिक्रूटमेंट में, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को आप बताओगे ट्रांसफर के नाम से, ट्रांसफर एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन आपका होता है वर्टिकल, ठीक है। प्रमोशन मतलब आपको हायर पे मिलेगा, आपको बेटर स्टेटस दिया जाएगा, और ये एक तरह से मोटिवेशन है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए। ये वर्टिकल मूवमेंट आपका इंश्योर करता है ग्रोथ, ठीक है। जब एक एम्प्लॉय का वर्टिकल मूवमेंट होता है तो इट इंश्योर कि एम्प्लॉय को वहां पे ग्रोथ दिखाई जा रही है, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के बढ़ सकता है, उसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। सो प्रमोशन कहते हैं इसे। प्रमोशन कैसा मूवमेंट है? वर्टिकल, मतलब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट में ऊपर लेवल पे जा रहे हैं। आपका जो स्टेटस, और अभी आप सिर्फ सबऑर्डिनेट से अब आपको सुपीरियर बनाया जा रहा है, ठीक है, टीम लीड बनाया जा रहा है, या तो फिर टीम लीड से मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मेन मैनेजर रोल, ठीक है, इस तरह से आपको प्रमोट किया जा रहा है। तो दिस इज वर्टिकल मूवमेंट। ये किया जाता है विद द एम टू मोटिवेट द एम्प्लॉय कि अब वो लीडिंग कैपेसिटी पे आ गया है, पहले वो वर्किंग रोल पे ज्यादा था, अब वो लीड कर सकता है, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। सो उसको सबऑर्डिनेट से लीडिंग पोजीशन दी जाती है, हायर स्टेटस विद द हायर पे। अब अगर हम इंटरनल सोर्सेज का ट्रांसफर और प्रमोशन यूज कर रहे हैं तो इसके डीमेरिट भी हैं। पहली बात तो अगर इसका मेरिट देखोगे तो इसमें कॉस्ट कम आती है, ठीक है, ट्रस्ट रहता है, ऑलरेडी एम्प्लॉय बिलोंगिंग फील कर रहा है, ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इट कम्स विद दी डीमेरिट। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि जहां पे आप फ्रेश टैलेंट, नए लोगों को ला सकते थे, न्यू ब्लड इंट्रोड्यूस कर सकते थे ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप नहीं कर रहे हैं, आप पुराने ही लोगों से काम कर रहे हैं। कई बार जब एक ही इंसान, मतलब 19 20 साल से एक ही लोग काम कर रहे होते, नए लोग नहीं आते, तो नई सोच नहीं आती, नई इनोवेशंस नहीं आते, नए आइडियाज नहीं आते, वही पुराने स्टाइल पे काम होता रहता है, ठीक है। तो उस केस में कोई, अगर आप नया फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहे हैं तो एक डेंजर बनने लगता है लेथर्जी का, इनब्रीडिंग का। वही लोग, नहीं लगता है, एक तरह का सेंस ऑफ बिलोंगिंग इतना फील हो जाता है, वो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है, आराम आराम से काम करो, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इनोवेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरैक्टिव, बहुत ज्यादा कह सकते हो इंटरैक्टिव वे में काम करने की नीड नहीं है, लेथर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये तो इसके नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल सोर्सेस आपके किसी किसी मामले में बहुत अच्छे प्रूफ होते हैं। लाइक अगर आपको न्यू ब्लड इंट्रोड्यूस करना है, आप चाहते हैं फ्रेश टैलेंट आए, फ्रेश इनोवेशन आए, नए क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि टाइमली, जल्दी वो वैकेंसी भर जाए, हमें नए स्किल्स इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उस केस पे हम एक्सटर्नल का यूज करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस का यूज करते हैं। ये डायरेक्ट है और अनस्किल्ड के लिए भी होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका नोटिस ऑन फैक्ट्री गेट लग जाता है, ठीक है, कैजुअल वैकेंसीज, बदली वर्कर, ये इसके लिए है। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है, कुछ इसमें खर्चा नहीं, जैसे ऑफिस में कोई जरूरत थी, बाहर लगा दिया गया, नीड दीज टाइप ऑफ एम्प्लॉयज ऑन, तो ये थोड़े अनस्किल्ड वर्कर के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया जाता है, कॉन्टैक्ट किया जाता है लेबरर्स को, ताकि वो वेज अर्नर्स को प्रोवाइड कर सके, ठीक है, क्लियर। सो ये रिस्क होता है, वर्कर्स लीव कर सकते हैं विद द कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर जा रहा है तो उसके साथ चले जाते हैं। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स। डेटाबेस होता है एम्प्लॉयज का, ऐसे लोगों का जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उस डेटाबेस पे कॉल की जाती है, एप्लीकेंट्स को ढूंढे जाते हैं, तो ये ओवरऑल रिड्यूस करता है कॉस्ट को, जहां पे हमें रैंडम बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो कैजुअल कॉलर्स आपका एक तरीका है जिससे हायरिंग की जा सकती है। दीज आर दी एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स को जैसे 50 लोग चाहिए थे काम करने के लिए, भाई काम बहुत सारा था, काम करने के लिए 50 लोग चाहिए, तो उस केस में उन्हें 2 दिन में ही चाहिए थे, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उन्होंने चूज किया, ठीक है, बेस्ट सोर्स उनको लगा, क्योंकि उन्होंने लगा दिया, जो भी आता जाता देखा, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उन्होंने उसको कम्युनिकेट किया, तो बाहर से ऐसे क्या हुए, बहुत सारे लोग अब आ सकते हैं, ठीक है, एक ये तरीका है। नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स में अगर हमें स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हायर करने, तो हमारे पास ये मेथड है।
अगर हमें डायरेक्ट और अनस्किल्ड लोगों को हायर करने तो ये 3 मेथड बहुत काम आते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम अनस्किल्ड लेबरर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें चेक नहीं करनी है, स्किल नहीं चेक करनी, हमें बस चाहिए कि कोई काम करना आता हो बेसिक, हम उसको यहाँ पे सिखा भी दिया जाएगा। कुछ ऐसा वर्क नेचर है जिसको तुरंत तुरंत बताओ तो आ जाएगा, ठीक है। वेज लेबर जैसा काम है, लेबर टाइप काम है, ठीक है। सो अगर अनस्किल्ड है जिसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैनुअल वर्क है, ठीक है, उस केस में इनके थ्रू आप रिक्रूटमेंट या वैकेंसी फिल कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो उस काम को पूरा करते हैं, ठीक। तो अनस्किल्ड है बट इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अनस्किल्ड अगर लेबर हमें हायर करना है तो दीज 3 आर दी बेस्ट मेथड। क्लियर? चलो अब बात करते हैं अगर स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों को हायर, मतलब हमें चाहिए कोई रिस्पेक्टिव डिग्री हो या प्रोफेशनलिज्म हो या फिर स्किल्स हो इंश्योर करनी है, तो हम ये मेथड करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइज करते हैं वैकेंसी को, एडवर्टाइज करेंगे वैकेंसी को कि हमें इस पर्टिकुलर स्किल सेट की जरूरत है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये स्किल्स हमें चाहिए, ठीक है। तो उस केस में न्यूज़पेपर, जर्नल्स, वाइड रीच, ये सारी चीजें की जाती हैं उस समय, ताकि इसका एक नुकसान ये है कि जब आप ये पोस्ट करते हैं न्यूज़पेपर या वेबसाइट पे या जर्नल पे, तो उस समय बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इतनी कि उनको गो थ्रू करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका एक डीमेरिट है, फ्लड ऑफ एप्लीकेशन अगर चाहिए कि एक समय में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से अप्लाई करते, तो ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है? अक्सर जो गवर्नमेंट रन होती हैं लिंक करती हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड को, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बेस क्या करते हैं, वहां पे एम्प्लॉय एक्सचेंज के थ्रू वैकेंसी को फिल करते हैं। तो ये गवर्नमेंट बेस आपको जहां पे होता है, जहां स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लिंक्स होते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत है, कभी कभी ये डेटा जो होता है आउटडेटेड रिकॉर्ड होता है, तो उस समय बहुत पुराना व्यक्ति दोबारा से वो एक्सचेंज जब हो जाता है तो उसमें कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आता है, इनोवेटिव वर्कफोर्स नहीं इंट्रोड्यूस हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसी से बात की जा सकती है, जैसे कि मॉन्स्टर है, नौकरी, ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज आई हैं जो क्या कहते हैं, जिनका लिंक होता है विद दी ऑर्गेनाइजेशन की, जब भी उनके यहाँ वैकेंसी आती है वो उनके थ्रू करते हैं, और ये जिनको हायर करवाने में हेल्प करते हैं उनसे भी कुछ चार्ज लेते हैं, ठीक है। उनसे कुछ ना कुछ है कमीशन ब्रो ऐसा कुछ लेंगे कि वो उनकी जॉब लगवा दे उनके स्किल के बेसिस पे। तो वहां पे ये प्लेसमेंट एजेंसी बहुत काम आती हैं। ये होती हैं प्राइवेट फर्म जो करती हैं चार्ज फीस, ताकि आपको जॉब दिलवा सके टेक्निकल और प्रोफेशनल रोल में, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। इसमें Naukri.com, मॉन्स्टर, ये सारी आ जाती हैं, बहुत सारी लिंक्डइन भी इसी में आ जाएंगे, जहां पे वेबसाइट पे आपकी जॉब्स अपलोड होती हैं, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देयर आर मेनी मोर पोर्टल नाउ। अब तो वर्क फ्रॉम होम के भी पोर्टल अब बन गए हैं, ऐप्स बन गए हैं, वेबसाइट बन गई है, जहां से लोग अपने क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक रोल के लिए, हर एक स्किल के लिए जॉब है, एंड ये 24/7 एसेसिबल होती है, मोस्ट कन्वीनियंट होती है फॉर दी पीपल जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें 2-3 और देखने हैं, ठीक है। यहां से हम निकालते हैं एकदम स्पेशलाइज्ड लोगों को, जहां हमें चाहिए होता है कि स्पेशलाइजेशन चाहिए। उस केस में हम जाते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि जैसे अब हमें कोई एमटेक का ही बंदा चाहिए, बीबीए का ही बंदा चाहिए, ठीक है, एमबीए ग्रेजुएट चाहिए, तो हम यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं टेक और मैनेजरियल जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट फाइंड करना, जिसमें हमें पता है कि उनको नॉलेज है, थोड़ी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके हम उनसे अच्छा काम करवा सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन, रेफरल्स, यस, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का रेफर कर सकता है, रेफरेंस बहुत काम आते हैं। जैसे मेरे जानने में एक टेक बंदा बहुत अच्छा था, मैं जानती हूँ उसका वर्क परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, सो आई कैन रेफर, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेक होएगा मेरे पार्ट पे, उनके कंपनीज के पार्ट पे, तब जाके उसको हायर करा जाएगा। टीवी एडवर्टीजमेंट काम आ सकते हैं, टेलीकास्ट किया जा सकता है। तो ये सारे रिसोर्सेज थे एक्सटर्नल, ये सारे सोर्सेज थे एक्सटर्नल जहां पे हम बाहर से नया टैलेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इन्फोसिस ने फ्रेश इंजीनियर्स अभी हायर किए थे कैंपस रिक्रूटमेंट से, ठीक है। आईआईटीज के जॉब मोस्टली ऐसी पब्लिश होती हैं, गूगल ऐसे करता है, अमेजॉन करता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां आपकी जो अभी कॉलेज में आगे दिखेंगी वो क्या कर रही हैं, वो कैंपस रिक्रूटमेंट कर रही हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हायरिंग है, इसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नाउ सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, फिर उसमें से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है जहां पे जो भी रोल्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, नॉलेज को जस्टिफाई नहीं किया जाता है, उन्हें हटाते हैं, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं हर कोई अप्लाई कर देता है। फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, बकायदा एक टेस्ट फॉर्म किया जाता है कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए, नॉलेज बेस को चेक करने के लिए, यस, कि आपको वो ज्ञान है जो आगे लगने वाला है, क्या आप कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं। आपके सीवी में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या जो सीवी में लिखा है वो सच है? क्या आप उस लेवल की नॉलेज को, उस चीज को पास ऑन कर पाएंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू होती है। सिलेक्शन टेस्ट में जब एक बार आपका नॉलेज राउंड और स्किल राउंड चेक हो जाता है, फिर बकायदा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो आपकी कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे। अगर हम देखें पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक होती है, सो दैट टू इंश्योर, ये एश्योर करने के लिए दैट पर्सन इज फिट विद द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट और नॉट। क्या जो पर्सन का एटीट्यूड है, जिस तरह से वो चीजों को परसीव करता है, जिस तरह से वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, द वे ही इज वर्किंग, द वे ही इज एक्नॉलेजिंग थिंग्स, एंड उसके बात करने का तरीका क्या है, एटीट्यूड कैसा है कुछ चीजों को लेके, ये सब चीजें जानने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। क्या सामने वाला अपने वर्क को अभी से समझ पा रहा है, उससे चीजें पूछी जाती हैं, कंफर्म किया जाता है कि फॉर विच टाइप ऑफ रोल ही इज रेडी और नॉट। ये सब चेक करने के बाद ही फिर उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी होता है कि उसका रेफरेंस किसने दिया था, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या स्टेटस था, उसके बॉस का क्या स्टेक था उसके काम के लेके, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसके रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज उसके साथ काम करते हैं उनसे बात करके, तो ये बैकग्राउंड चेक भी किया जाता है कि हाउ वाज द एम्प्लॉय। फिर उसमें से जो लोग ये सारे लेवल्स क्लियर कर लेते हैं, जो कंपनी के नॉलेज, स्किल एंड कंपनी के एनवायरनमेंट को लेके अडेप्टिव लगते हैं, उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है। अब देखो यहाँ छनते गए ना, फनल है, क्या है ये, एक तरह से फिल्टर है, यहां से सामान डालना शुरू किया था और कुछ ही बचा, तो इट्स लाइक अ फिल्टर, इट्स लाइक अ फनल, जिससे लोगों को छाना जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग थे, फिर कुछ लोग यहाँ आए, फिर कुछ लोग यहाँ आए, फिर कुछ लोग यहाँ, फिर कुछ लोग यहाँ क्लियर कर पाए, फिर जाके सिलेक्शन हुआ। That's why it acts as it is acting like a funnel। ये फनल की तरह एक्ट कर रहा है, फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही डायग्रामेटिक वे में इसको समझाया। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड भी आता है, तो इसलिए भी मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है कि व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव प्रोसेस। अभी मैंने पीछे जिक्र भी किया था कि सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, तब आपको छोटी सी रीजनिंग भी दी थी। ये है फुल फ्लैश रीजनिंग कि सिलेक्शन को नेगेटिव क्यों माना जाता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल 5 टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये किन पैमानों पे ये टेस्ट किया जाता है। यहां पे कहा था ना, टेस्ट लिया जाता है, किसका टेस्ट होता है, क्या क्या चीजें चेक करी जाती हैं, तो मेनली ये 5 होते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग ये करता है। पहला होता है इंटेलिजेंस चेक, आईक्यू चेक किया जाता है। ठीक है, वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है ये चेक की जाती है। फिर आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आप में फ्यूचर में और सीखने की चाह है कि नहीं, कि जो सीख लिया बस उसी में काम करोगे, कुएं के मेंढक बन के तो नहीं रहोगे। पोटेंशियल टू लर्न चेक किया जाता है। ठीक है, फिर आपका चेक किया जाएगा ट्रेड, एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, अभी क्या क्या आता है, किन चीजों पे काम करना पड़ सकता है, और किन चीज जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल हैं क्या वो जॉब रोल को जस्टिफाई करेंगी, ये सारी चीजें चेक होती हैं। ठीक है, फिर आपकी पर्सनालिटी चेक होती है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, रिएक्टिव कितने हैं आप, वैल्यूज आपकी क्या क्या हैं, क्या वो बिजनेस के वैल्यूज से, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज से अलाइन करेंगे कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज के एकदम टोटल अगेंस्ट काम करो, फिर तो रिलेशन स्टैब्लिश करना मुश्किल होता है ना, तो ये भी चेक किया जाता है। फिर आपका इंटरेस्ट पैटर्न, हाउ फैसिनेटिंग यू आर, कितने फोकस्ड हैं, कितने आप नए रोल के लिए फैसिनेटेड हैं, मोटिवेटेड है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट लेवल जानना होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन टीम को। ठीक है, तो ये ही आपको ध्यान देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक एग्जाम ट्रैप जो आता है, अक्सर एग्जामिनर कहता है कि क्या एप्टीट्यूड और पोटेंशियल ट्रेड और एक्चुअल स्किल ये बराबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहना है नहीं भाई, पोटेंशियल तो होता है फ्यूचर की लर्निंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए, ट्रेड का एग्जिस्टिंग के लिए, ठीक है,
तो एप्टीट्यूड इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू ट्रेट, अगर ये है तो आपको फिर स्किल्स डेवलप करने में आसानी होगी, फिर एक्चुअल स्किल्स आपकी उस पर डिपेंड करती है। तो यस, एप्टीट्यूड से मिलता है आपका क्या कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको बताता है कि हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू लर्न, दैट हाउ मच पोटेंशियल यू हैव, मतलब आप कितने अच्छे से चीजें लर्न कर सकते हैं, कि आपका पोटेंशियल है उस चीज को सीखने का कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है, यहां आपका चेक किया जाता है पोटेंशियल, दैट आर यू एबल टू लर्न दी फ्यू न्यू थिंग्स इन द फ्यूचर और नॉट, आप कितने केपेबल हैं, आपकी स्किल्स जो अभी एग्जिस्टिंग है वो कितनी केपेबल इनफ आपको बनाती है कि आप फ्यूचर में मल्टी रोल को आप अगर फ्यूचर के इसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड में आपकी, ये तो फ्यूचर स्किल्स टेस्ट हो गई, ट्रेड में आपकी अभी की स्किल टेस्ट होती है। क्या टेस्ट होती है? अभी एग्जिस्टिंग स्किल्स आपकी कितनी अच्छी हैं, क्या क्या आता है आपको, क्या आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो ये सारी चीजें 5 टेस्ट होते हैं, IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड, ट्रेड, पर्सनालिटी एंड देन आपका इंटरेस्ट। ठीक है, चलो सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेज क्या है। सिलेक्शन, अगर हम फाइनल स्टेज की बात करें तो यहाँ सिलेक्शन डिसीजंस ले जाते हैं, मैनेजर फाइनल करता है चॉइस, मैनेजर का ही आखिरी रोल होता है। आफ्टर गेटिंग ऑल द नॉलेज अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड एवरीथिंग, मैनेजर इज द वन हु विल डिसाइड कि कौन हायर होगा कौन नहीं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें फिटनेस टेस्ट होती है, कहीं ऐसा नहीं पहले से बीमार इंसान लेके आ रहे हैं तो काम ही नहीं करेगा, इट विल बी अ कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन नॉट एसेट। फिर जॉब ऑफर किया जाता है, सारी चीजें चेक होने के बाद, सारे लेवल्स पार होने के बाद अब अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू होएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिए जाएंगे, उसको उसकी ड्यूटीज बताई जाएंगी, पे चेक बताया जाएगा, लीव्स बताया जाएगा, कितने दिन अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो कितने दिन का नोटिस पीरियड होगा, सारी चीजें उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सब चीजें उसको बताई जाती हैं और उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इतना क्लियर है आई होप। यहाँ पे हमने सिलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग चीजें देखी, हमने ओवरऑल यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस किया। सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है यहां से, जिसको कंटिन्यू किया हमने, फिर यहां टोटल कितने प्रोसेस हुए? 8। ये 8 स्टेप्स हैं जो सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम किसी बंदे को सिलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो हम वो इन 8 प्रोसेस से गो थ्रू करता है और एक्सपेक्टेड होता है कि वो इन टेस्ट से भी गो थ्रू करेगा। तो आपको ये सारी चीजें बच्चों डिटेल में इसको बतानी होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ही वर्ड है? नहीं, ये लगते एक से हैं पर ये एक वर्ड नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू जरूर हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। जब भी ट्रेनिंग दिलाई जाती है वो कोशिश होती है जॉब ओरिएंटेड होती है, जॉब फोकस्ड होती है, आपको जॉब में और चीजें सिखाने के लिए होती है ताकि आप उस रिस्पेक्टिव जॉब में और स्किल सीख सको। ये शॉर्ट टर्म होती है एंड ये सोइंग मेथड, मतलब एक तरह से सीड्स डाल दिए हैं, अब उनको ग्रो करने का स्कोप देखा जाता है। कहते हैं ना कि एक अच्छी फसल तभी होती है जब अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। सीड्स क्या इंश्योर करते हैं? सीड्स ये इंश्योर करते हैं कि जो आगे उगेगा वो ये अच्छी क्वालिटी वहीं से आ रही होती है। ठीक है, when you are using good quality of seeds and the fertilizer and मिट्टी उस हिसाब की है, तभी तो जाके फसल अच्छी उगती है। इसी तरह से एम्प्लॉयज में अच्छे ट्रेड्स डेवलप किए, अच्छे स्किल्स डेवलप किए जाते हैं ताकि उस वर्क को वो और एक्सपर्टीज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ कर सके। ठीक है, अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ओवरऑल की बात करता है। ट्रेनिंग तो आपकी जॉब ओरिएंटेड है, जॉब फोकस्ड होती है कि आप जॉब में अच्छा कर सको। डेवलपमेंट आपका करियर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, करियर ओरिएंटेड मतलब ये आपको करियर फोकस्ड रहेगा या आपके करियर को बढ़ाना चाहेगा। ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करता है, लाइक प्लांटिंग ट्रीज, कि यहां पे हमें पूरा फॉरेस्ट डेवलप करना है। ठीक है, इसका रिगार्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका लॉन्ग टर्म, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करता है, ये करंट एग्जिस्टिंग जॉब को सुधारता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल करियर एस्पेक्ट सेट करता है, आपकी ग्रोथ इंश्योर करता है।
So development is overall personality related, not just the job related. Development is career oriented more or long term, and it actually focus on कि आप कैसे overall future में नए job roles के लिए ready हैं. आपकी growth vertically ensure करता होता है. ठीक है. So बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए एजुकेशन के मामले में तो ब्रॉडर स्कोप होता है एजुकेशन का, एंड इट डेवलप्स द लॉजिक माइंड. मतलब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन तीनों को अलग अलग लेवल पे आंका जाता है. ट्रेनिंग आप समझ गए, इट इज़ जॉब रिलेटेड, आपको एक जॉब में स्किलिफाइड करना. डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे काम करना कि आप आगे के फ्यूचर रोल्स के लिए रेडी हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो करे और जॉब में आपकी ग्रोथ होती रहे. एजुकेशन आपको एक चीज को किसी अच्छे ढंग से देखने का और उसके बारे में नॉलेज लेवल बढ़ाने का मौका देती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाती है, आपके नॉलेज बेस रिगार्डिंग थिंग्स उसको एनहांस करती है, चीजों को समझने की रीजनिंग देती है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एजुकेशन. ठीक है, तो ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं, इनके बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए. चलो, वाई ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? अब ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो एक सिस्टमैटिक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेनिंग से पॉसिबल है. हम टाइम पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि वो अपडेटेड रहें. हम नहीं चाहते कि वो आउटडेटेड हो. अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो खुद भी चाहेगी कि भाई मेरे एम्प्लॉयज को नई चीज क्यों नहीं पता है, क्योंकि मैंने उन्हें नई चीज सीखने नहीं दी, तो वो खुद ही टाइम पे ट्रेनिंग कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में भेजते हैं, मीटिंग्स में भेजते हैं, सेमिनार्स में भेजते हैं, ताकि नई नई आइडियोलॉजी खुद उनका एम्प्लॉय सीखे. एक सिस्टमैटिक लर्निंग पे भेजते हैं, उनको नए स्किल्स सिखाते हैं, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे उनकी हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अक्सर उनको नई स्किल्स सिखाई जाती है, नई चीजें सिखाई जाती है, नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है. ठीक है. सो दैट दे प्रोड्यूस, देयर प्रोडक्टिविटी इज ओवरऑल गेटिंग इंक्रीज, ताकि वो और बढ़े प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल आउटपुट जनरेशन कैपेसिटी एम्प्लॉय की और अच्छी हो. समझ गए? चलो, सक्सेशन प्लानिंग में बहुत काम आती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यू करता रहे, लंबे समय तक चले, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. ट्रेनिंग आपकी नहीं, एम्प्लॉइज की, जो आपके लिए काम कर रहे हैं. वही अगर पुरानी मशीन की तरह काम करने लगेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भलाई कौन करेगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे कौन लेके जा रहा है? ये एम्प्लॉइज. तो उनके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि आगे सक्सेशन प्लानिंग करनी है, कंटिन्यूटी इंश्योर करनी है. ये नहीं चाहिए कि बंद हो जाए. ठीक है. ऑल्सो टू रिड्यूस द टर्नओवर. अगर एम्प्लॉय ये देखना है ना कि ऑर्गेनाइजेशन कितना सोच रही है उनकी ग्रोथ के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उन्हें नई चीजें सिखा रही है, एंड बहुत नई नई चीजें उन्हीं के डोमेन में उनको सीखने को मिल रही है, फिर ऑर्गेनाइजेशन वो इंसान रुकता है. वो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना उनको डेवलप करी इन टर्म्स ऑफ स्किल. ठीक है. तो दैट्स वाई टू रिड्यूस द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब टर्नओवर मतलब जो एम्प्लॉय छोड़ के चले जा रहे हैं, ये कम से कम रखना है. इसे टर्नओवर कहते हैं, इसे एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं. इफ यू वांट टू रिड्यूस दिस एज मच एज पॉसिबल, देन आपको इंश्योर करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही हो. ठीक है. चलो, नेक्स्ट टू द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज के लिए कैसे ये अच्छा है? एम्प्लॉयज के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि उनके करियर प्रोस्पेक्टस बेटर हो जाते हैं, वो एक अच्छे नए रोल के लिए रेडी होते हैं, उनकी अर्निंग्स बढ़ती हैं, नई चीजें सीखेंगे तो नए काम कर पाएंगे, बड़े टास्क में इन्वॉल्व हो पाएंगे, अपने मैनुअल टास्क से बाहर आएंगे, है ना. तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. सेफ्टी, मशीन हैंडलिंग, जैसे अगर कोई ऐसा टेक्निकल नेचर वर्क है, ठीक है, उसके बारे में सिखाया नहीं, काम करने भेज दिया, पता ही नहीं है कैसे डील होती है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे. सेफ्टी इंश्योर करने के लिए भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. ठीक है. हाई मोरल, जब हम टाइम पे सीखते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे सीखने का ध्यान रख रही है, हमें ट्रेन कर रही है, स्किल फाइंड कर रही है, नई नई स्किल सीखने का मौका दे रही है, तो उस समय उस एम्प्लॉय को भी अच्छा फील होता है, बिलोंग्ड फील होता है, वो फील मोटिवेटेड करता है, उसका कॉन्फिडेंस अप रहता है. ठीक है. चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन दी जॉब मेथड्स, ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. अब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट आपका इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है. तो अब हम देखते हैं, आई होप यहां तक चीजें क्लियर रही होंगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक. तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू दी नेक्स्ट टॉपिक. तो चलो शुरू करते हैं. ये है क्या? ओके, ये है ट्रेनिंग के मेथड, कि ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉयज को दी जा रही है तो कैसे दी जा सकती है. तो इसके दो तरीके हैं,
ऑन दी जॉब, ऑफ दी जॉब। अब ये ऑन दी जॉब क्या है? देखो ऑन दी जॉब का मतलब है, देखो नाम से क्या लग रहा है, जॉब के साथ साथ ऑन दी जॉब, जॉब पे रह के, नाम से समझिए, उसको क्रैक करिए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा याद करना। ठीक, तो ऑन दी जॉब का मतलब क्या है? जॉब के साथ साथ कुछ नया सीखना। ठीक है, सो यहाँ पे 4 मेथड हम पहले डिस्कस करेंगे। अप्रेंटिसशिप, इसमें क्या होता है, अब ये यहाँ पे जॉब के साथ साथ ही हम ये काम जब सीख रहे हैं तो हो सकता है हमें किसी मास्टर के अंदर असाइन कर दिया जाए किसी पीरियड के लिए, जो हमें उसमें काम बताता रहेगा, सिखाता रहेगा। ठीक है, अंडर समवन वी आर असाइंड, एंड उससे हमें काम सीखते रहना है, करते रहना है और अपना पर्टिकुलर काम भी करते रहना है। ठीक है, कोचिंग, कोचिंग में अगर हम बात करें तो हमें जैसे सुपीरियर गाइड कर रहा है, जैसे सुपीरियर के अंडर पहले कुछ ट्रेनिंग वाले एम्प्लॉइज को रख दिया जाता है, वो बताता है कि काम कैसे करना है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे किसी चीज को काम करते 3 साल हो गए तो मैं उस काम को दूसरों को सिखा सकती हूँ, आई हैव बिकम द सुपीरियर इन दैट। तो जो भी ट्रेनी आएंगे, जो नए लोग आएंगे, उनको मैं सिखा सकती हूँ ये काम होना कैसे, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसे कहते हैं कोचिंग, जब एक सीनियर बंदा जूनियर बंदे को सिखा रहा होता है। ठीक है, क्लियर। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में बेसिकली ये कॉलेज के कुछ बच्चे आते हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको फॉर अ टाइम बिंग किसी काम में असाइन किया जाता है। यहाँ पे थ्योरी और काम से रिलेटेड एंड प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हैं। तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम है विद दी कॉलेजेस स्पेशली। वहां पे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले रहे हैं कॉलेज जाके, एंड उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ऑर्गेनाइजेशन में आके सीख रहे हैं। सो एसिंग ऑन दी बोथ, जब आप कॉलेज में आप जाओगे ना, आपसे यही करवाया भी जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप, जहां पे आपको कॉलेज में जिसकी थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाई जाएगी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप आके जॉब पे करोगे। ठीक है, यहाँ काम को सिखाया जाता है, यहाँ आपके स्किल्स को रिलेट किया जाता है ऑन दी जॉब थ्रू दी इंटर्नशिप, वेयर यू हैव द नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, दोनों चीज सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। यहाँ भी क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को रोटेट कराया जाता है, उसे हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज दिलाई जाती है ताकि वो हर एक डिपार्टमेंट की स्किल को समझे और सीख भी सके। तो यहाँ उसका जॉब रोल जो है रोटेट किया जाता है। ये तब भी किया जाता है जब ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस रोल के लिए वो फिट है। ठीक है, तो रोटेशन होता है यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में, ताकि अगर फ्यूचर में जाके आप मैनेजर रोल भी प्ले कर सको। आपको जब मैनेजर बनना है तो आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की कुछ ना कुछ स्किल्स आने चाहिए। तो जॉब रोटेशन इज इन मस्ट अगर हमारा मेन स्कोप है कि हमें फ्यूचर मैनेजर की तरफ काम करना है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं ऑफ दी जॉब मेथड्स। अब इसमें ना सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, इसमें कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअल काम करते करते सीखना है। तो कुछ काम गलत हो गया तो जॉब भी गलत हो जाएगी, जॉब का वर्क रोल गलत हो जाएगा, गलतियां होंगी तो फिर एरर्स होंगे, तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान भी करना पड़ेगा। एम्प्लॉय करेगा, सीख रहा है अभी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, काम से हटके अलग, मतलब काम के वर्क प्लेस से दूर उसको ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इसे साइमुलेशन मॉडल भी कहते हैं, डमी मॉडल भी कहते हैं। साइमुलेशन का मतलब क्या है, जब ऐसा इन्वायरमेंट बना देना, एक्चुअल में नहीं है पर ऐसा इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, जैसे लॉयर्स के लिए हम यहाँ पे देखें तो साइमुलेशन एक्टिविटी बहुत होती है, उनके लिए वो एक्चुअल इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहां पे वो केस लड़ते हैं, वहां आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उनको ये जरूर करवाया जाता है उनके पढ़ाई के समय, ताकि वो एक्चुअल एक्सपीरियंस पहले से रह सके, एक पहले से इन हैंड एक्सपीरियंस रहेगा। तो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है उस लर्निंग प्लेस पे जहाँ पे इस स्किल को सिखाया जा रहा है, एंड फिर बताया जाता है कि कैसे पर्टिकुलर काम करना है। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी होती है या कोई डेलिकेट वर्क होता है, उसको सिखाने के लिए साइमुलेशन मतलब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का यूज किया जाता है, जहां पे डमी इन्वायरमेंट बनाया जाता है उस काम को करने के लिए, ताकि जब एक्चुअल में वो काम परफॉर्म हो तो उसमें कोई भी ऐसा गलती का स्कोप ना रहे। आपको पता ही होगा जैसे एयर होस्टेस को पहले पूरा डमी इन्वायरमेंट बना के सिखाया जाता है कि कैसे कस्टमर से, कैसे हमें पैसेंजर से डील करना है, एंड इमरजेंसी की समय से हमें डील करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, इवन आर्मी वगैरह में भी आपको इस तरह से चीजें सिखाई जाती हैं, डमी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो वो स्टिमुलेशन पे काम करते हैं, डमी वर्क पे काम करते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली आपका पेपर स्टडी है, जहां पे आपको
थियोरटिकल वे में केसेस बताए जाएंगे, सिचुएशन बताई जाती है, समझाई जाती है, फिर उसमें आपको वहीं क्लासरूम में कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करके वहां पर रीजनिंग ला के चीजों को समझना होता है और समझाना होता है। दीज आर दी केस स्टडी बेस, जैसे अभी आप टॉपिक्स के बेसिस पे केस स्टडी करते हो ना, वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम रेशियो। प्रोग्राम रेशियो में अगर हम बात करें, दीज आर दी मेथड जहां पे आपको प्रोग्रामिंग बेस यहाँ पे कुछ काम आपको असाइन किए जाते हैं। इट्स अ लाइक प्रोग्राम जिसमें आपको थियोरटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों चीज दी जाती है। पर्टिकुलर प्रोग्राम की कुछ लर्निंग्स होंगी, वो सिखाई जाएंगी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग, यस, अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स सिखानी है या फिर करवानी होती है तो उस समय कंप्यूटर मॉडलिंग क्लासेस भी कराई जाती हैं, विच इज रिलेटेड कि आपको वहां पे सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको ऑपरेट करना है, ताकि आप जब एक्चुअल वर्क करें तो उसमें कुछ ऐसे, देखो कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ अगर गलत क्लिक्स ये हो गए तो डेटा आपका खराब हो सकता है या फिर लॉस्ट हो सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस पहले से कराई जाती है, सो दैट एम्प्लॉय गेट यूज्ड टू दी टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये स्टेप टू स्टेप सिक्वेंशियल है, जो ऐसा काम है जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो उन स्टेप्स को अलग से पहले सिखाया जाता है कि देखो पहला स्टेप कौन सा है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर थर्ड क्या है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी जॉब सिखाई जाती है वर्क प्लेस से दूर, ताकि जब एक्चुअल में करना हो तो एम्प्लॉय को, वर्कर को पता हो कि करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है केस स्टडी चैलेंजेस जो आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी चैलेंज आ सकते हैं, जैसे कंपनी ब्रोज कर रही है वेब फॉर कैंडिडेट। तो ये कंपनी क्या कर रही है कि कैंडिडेट्स को सर्च कर रही है ऑन वेब, तो ये किस से रिलेटेड है, ये कौन सी पब्लिशिंग है जॉब की, ये वेब पब्लिशिंग है। ये कौन सा मेथड है, ये एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, अर्जेंट नीड है, 2 दिन में चाहिए, तो गेट पे नोटिस बोर्ड लगा दिया, नोटिस बोर्ड पे जिसमें लिखा था कि चाहिए, तो ये कौन सा रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसी तरह से केसेस आएंगे जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सोर्स ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट सेल्स एम्प्लॉय मूव टू मार्केटिंग, नो पे चेंज, ये क्या है, ट्रांसफर है। ठीक है, और कौन सा सोर्स है, इंटरनल है। वेरी गुड। नेक्स्ट चेकिंग द मोरल कैरेक्टर विद द प्रोफेसर। तो ये क्या है, मतलब चेक किया जा रहा है कि एक एम्प्लॉय सही था कि नहीं दूसरे प्रोफेसर से जो उसका स्टूडेंट रहा है। तो यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, हाँ रेफरेंस चेक हो रहा है। क्या चेक हो रहा है, रेफरेंस चेक, कि सही है बंदा कि नहीं। ठीक है, इसी तरह के कुछ और आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, अकाउंटेंट ने सेंड किया है अपने एम्प्लॉय को सेमिनार में ताकि वो नए लॉस के बारे में जान सके, तो ये उसी सेगमेंट में और जानकारी के लिए। तो ये कौन सी चीज है, ट्रेनिंग की डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। गुड। हाई मैथ स्कोर बट एक्सट्रीम एग्रेशन, ये किस चीज का टेस्ट हो रहा है देखो नॉलेज टेस्ट तो सही आया सॉरी, नॉलेज टेस्ट सही आया बट एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ, पर्सनालिटी का। पायलट ट्रेनिंग ऑन अ सिमुलेटर, पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है सिमुलेशन बेसिस पे, तो ये क्या है, वर्स्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहां पर डमी मॉडल बनाया जा रहा है। ठीक है, डिजाइनर टेस्टेड फॉर द करंट स्केचिंग स्किल, तो ये डिजाइनर का चेक हुआ है, डिजाइनिंग का चेक हुआ है कि उसको कितनी अच्छी स्केचिंग आती है, उसकी करंट स्केचिंग स्किल कैसी है। तो इसको क्या कहोगे, ट्रेड टेस्ट की एप्टीट्यूड, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये आपके कुछ हाई मार्किंग क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को बनाया है जिनको आपको ध्यान देना है रिवीजन करते समय भी। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है विच कैन बी कम, एंड आपको इनका आंसर लॉजिकली देना होगा, जो कि मैंने जिस तरह से आपको बताया है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।